स्टूडेंट्स 2IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिभाशाली बालकों के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बालकों और सभी बातों में श्रेष्ठतर होता है। तो चाहे कोई कार्य पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो पढ़ाई से अलग हटके हो, तो जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो सभी सामान्य बालकों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ साबित होते हैं। चाहे वो खेल का विषय हो, चाहे वो पढ़ाई का विषय हो, और चाहे वो किसी कार्य को करने का हो, दौड़ने भागने का हो, कुछ भी हो, कोई भी कार्य होता है तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि IQ, जो इनकी IQ होती है वो 120 से अधिक होती है। ये बालक साधारण बालकों से बहुत अधिक योग्य होते हैं। ये साधारण बालकों की तुलना में ये क्या होते हैं, ये ज्यादा योग्य होते हैं। मतलब ये ज्यादा किसी कार्य को करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। जो भी कार्य इन्हें दिया जाता है उसे शीघ्र ही करके दिखा देते हैं। अब कोई काम इनको दिया जाता है तो सामान्य बालक जो होते हैं वो थोड़ा समय लगाते हैं या कई बार उस कार्य में असफल हो जाते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनको कोई भी काम दिया जाता है, कोई भी कार्य दिया जाता है तो उसको वो शीघ्र ही तुरंत करके दिखाते देते हैं और नए काम का वेट करते हैं। तो ये विशेषता होती प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बालक साधारण बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो अब देखिए जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं तो उनको अगर सामान्य बालकों के साथ बैठा करके पढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं, वो बोरिंग महसूस करते हैं, उनको मजा नहीं आता है। जो पढ़ाई वो चाहते हैं और उससे नीचे के स्तर की जब पढ़ाई कराई जाती है तो उनको मजा नहीं आता। एक्चुअली में होता क्या है, जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से ऊपर होती है, 120 से ऊपर होती है। और जो सामान्य बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 और 110 के बीच में होती है। तो जो सामान्य बालक जो होता है वो जिस क्लास में पढ़ रहा होता है उससे उसी क्लास का अगर आप सवाल पूछेंगे तो वो तो करने में सक्षम है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होता है जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उससे ऊपर की क्लास का सवाल उसकी डिमांड होती है कि उसको ला करके दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सामान्य से अधिक होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से अधिक होती है, IQ ज्यादा होता है, तो वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी होते हैं बच्चों के। अब देखिए, ठीक है, साधारण बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं तथा कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। मतलब उनको क्लास में मजा नहीं आता है। क्लास में साधारण बच्चों के साथ अगर उनको पढ़ाया जा रहा होता है तो उन्हें उस क्लास में ज्यादा कंफर्ट फील नहीं होता है। ठीक है, स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार जो परिभाषा है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो रेयर देखने को मिलते हैं। अगर आपके सामने 100 बच्चे होंगे, अगर आप 100 बच्चों से मिले होंगे तो 100 में से एक बच्चा आपको प्रतिभाशाली मिलता है। तो ये बहुत रेयर है और इसीलिए स्किनर और हैरीमैन ने कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग केवल और केवल 1% बालकों के लिए किया जाता है जो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग कॉल सैनिक के अनुसार देखेंगे, वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि कोई बालक जो है वो सामान्य बालकों से योग्यता में अलग हो और समाज के लिए एक नया
और महत्वपूर्ण योगदान दे सके तो क्या होगा, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग फिजिक्स में साइंटिस्टों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आइंस्टीन ने और न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिए थे, और बहुत सारे नियम दिए थे जो कि क्या है, उनका एक समाज के प्रति एक योगदान था, जिनको हम छात्र लोग क्या करते हैं, छात्र लोग अपने जीवन में पढ़ते हैं उनको। तो हम किसी का दिया हुआ नियम पढ़ रहे हैं तो वो बेसिकली उसने दिया है, तो वो एक तरीके से योगदान ही तो है उसका। तो कुछ भी जो व्यक्ति जो अपने स्तर पे रह करके कुछ योगदान देता है, कुछ समाज के प्रति कुछ नया करता है, तो वो भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में होता है। अब जैसे क्या है कि जैसे कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, फिर आईआईटीज वगैरह में पढ़ाई करते हैं, तो आईआईटी में जैसे पास आउट होकर के निकलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बड़ा बड़ा पैकेज लगता है, करोड़ों का पैकेज लगता है, तो 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए का योगदान क्या करते हैं, वो आईआईटी को देते हैं। तो ये क्या होती है, ये प्रतिभाशाली बालकों की निशानी होती है। और जो आईआईटी में जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो लगभग सभी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, तभी वो आईआईटी तक पहुंच पाते हैं। और आईआईटी में जो नहीं होते हैं वो आपके सामान्य छात्र होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो मेहनत करके प्रतिभाशाली बालक वो बन जाते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा जो है, प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला वो होता है जिसकी आईक्यू 130 से ज्यादा होती है, और जिसकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 130 से ज्यादा होती है, वो प्रतिभाशाली होता है। दूसरा वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय, खेल आदि में से एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं। तो अब ऐसे छात्र जो कला, अभिनय, गणित, संगीत इनमें रुचि लेते हैं, ठीक, रुचि लेना एक अलग बात है, लेकिन इनमें से विशेष योग्यता जिनमें होती है वो क्या होते हैं, वो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि अभी एक सेलिब्रिटी मरा था, सुशांत सिंह राजपूत, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो क्या क्या कर लेता था। वो एम्बीडेक्स्ट्रस था, यानी दोनों हाथों से लिख लेता था, और उसका साइंस के साथ बहुत ज्यादा गहरा लगाव था। तो साइंस की बहुत सारी दर्जनों किताबें थी, खूब सारी किताबें थी, और उसके पास क्या था कि बड़ा सा एक टेलीस्कोप था, तो जिससे क्या करता था कि वो मतलब बहुत सारे ग्रहों को, ठीक है, ग्रहों को वो अपने टेलीस्कोप के जरिए देख सकता था, और वह शनि ग्रह वगैरह के उसके छल्ले भी वो आराम से अपने टेलीस्कोप से अपने घर में बैठे बैठे देख लेता था। तो वो भी एक क्या था, वो भी एक, और उसकी बास्केटबॉल में उसकी रुचि थी, और AIEEE में वो ऑल इंडिया रैंक 7 लाया था। तो वो भी एक तरीके का क्या था, वो भी एक तरीके का प्रतिभाशाली बालक ही था। ठीक है, आप देखिए प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे होती है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो पहला बुद्धि परीक्षण के आधार पर करते हैं। तो बुद्धि परीक्षण दो तरीके से होता है, एक तो शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, एक तो शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, और दूसरा व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल और ग्रुप में बुद्धि परीक्षण होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए निष्पत्ति परीक्षण, तो ये क्या बताता है, ये अचीवमेंट टेस्ट है, और ये हमको बताता है इस परीक्षण के द्वारा बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो बालकों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की होती है, या तो ग्रेडिंग के आधार पर जो उपलब्धि होती है, या मार्क्स के आधार पर जो भी उपलब्धियां प्राप्त की होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, एक लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं, और उसके आधार पर हम खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो बालक है ये क्या है, प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, और तीसरा है अभिरुचि परीक्षण। यह परीक्षण ये बताता है कि बालक की रुचि किन किन कार्यों में है तथा भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि रुचियों का टेस्ट होता है। अभिरुचि परीक्षण में मतलब क्या होता है कि हम रुचियों के बारे में पता करते हैं, किसी छात्र की रुचियों के बारे में पता करते हैं कि वो किस किस
चीज में रुचि लेते हैं, किस कार्य में उनको मजा आता है, किस कार्य में उनको उनके प्रति उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ये सब हम इसमें पता लगाते हैं। और जब उसके बाद हम ये जानते हैं कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो उनके ड्रीम्स के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि भाई मतलब ड्रीम्स के थ्रू समझ में आता है। जैसे कि कोई छात्र हमारे सामने बोलता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, या मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो उसके आधार पे हमें पता चलता है कि वो छात्र जो है वो प्रतिभाशाली बालक है या नहीं है। इसके बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। और देखिए, संबंधित बालकों की सूचनाएं। इस प्रकार के परीक्षण में प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाने के लिए उनके माता पिता, अध्यापक, आस पड़ोस के लोग एवं मित्रगण लोगों से एक आवश्यक जानकारी ली जाती है। मतलब उनके बारे जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, आस पड़ोस के लोग, माता पिता और मित्रगण लोगों के थ्रू एक जानकारी ली जाती है, जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बालक कैसा है, प्रतिभाशाली बालक है या कैसा है, वो हम बाद में पता कर सकते हैं। ठीक है। और पांचवा है अवलोकन विधियां। ठीक है। अवलोकन विधियां यानी कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर छात्र को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली है कि नहीं है। और बालक के गुणों के आधार पर वो कितना गुणी है, कि उसके गुण कितने अच्छे कितने खराब हैं, उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारे सामने प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं। तो 4 टाइप की विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं में भी आपकी बहुत सारी कैटेगराइज्ड विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, 4 होती हैं आपकी: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक। ये 4 विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, शारीरिक विशेषता जो होती है, जो आपकी शारीरिक यानी कि फिजिकल क्रियाकलाप, जो आपके अंदर की जो शक्तियां होती हैं, जो मानसिक नहीं होती हैं, मतलब हाथ पैरों की शक्तियां और हाथ पैर चलाने की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, लिखने, किसी कार्य को करने की क्षमता, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है। तो अब देखिए, इंद्रिय शक्ति क्या होती है? सामान्य की अपेक्षा तीव्र होती है। दांत जो होते हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना में 2 माह पहले निकल आते हैं। जो सामान्य बच्चों की तुलना में प्रतिभाशाली बच्चों के जो दांत होते हैं वो 2 महीना पहले निकल आते हैं। शारीरिक दोष बहुत कम पाए जाते हैं उनमें, और स्वास्थ्य सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी तुलना में प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। शारीरिक दोष: शारीरिक रूप विकसित एवं कद में भारी होता है। विकसित होता है और कद में भारी होते हैं। अब देखिए, मानसिक विशेषताएं क्या होती है? मिलनसार, यानी कि मिलनसार मतलब अगर किसी से मिलते हैं तो हंस के मिलना जुलना करते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं सामने वाले के प्रति। और दूसरा, जिम्मेदार। ठीक है। कोई भी कार्य इनको दिया जाता है तो उसको जिम्मेदारी से करते हैं, किसी कार्य के प्रति इनकी नैतिकता का भाव रहता है, और ये कार्य को जिम्मेदारी से निभाते हैं। ठीक है। मित्र जो बनाते हैं वो बड़ी उम्र के मित्र बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनकी जो मानसिक आयु होती है वो सामान्य की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो जो इनकी मानसिक आयु होती है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रतिभाशाली बालक अगर है, और मान लीजिए कि अगर उसकी आयु 14 साल है, वास्तविक आयु 14 साल है, तो वो क्या करेगा? वो 16 से 17 साल के मित्र बनाना पसंद करेगा। 16 से 17 साल के मित्र बनाना पसंद करेगा वो इसलिए क्योंकि उसकी जो मानसिक आयु होती है वो इसी के आसपास होती है, 16-17 के आसपास होती है। तो वो क्या करेगा कि अपनी से बड़ी उम्र के मित्र बनाना पसंद करेगा। ठीक है। और खेल अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि जब प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जो क्लास होती है, क्लास में क्या होगा कि
खूब सारे बच्चे होंगे तो उनमें एक ही प्रतिभाशाली बालक होगा। तो एक ही प्रतिभाशाली बालक होगा तो जब कोई खेल होगा तो वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ खेलना वो पसंद करेगा, बाहरी आदमी के साथ खेलना वो पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बिहेवियर भी होता है कि जिसके साथ आप रहते हैं तो उसको ज्यादा जानते हैं और उनके साथ रहना अच्छा लगता है। ठीक है। और उनमें नेता के गुण पाए जाते हैं, साहित्यिक कार्यों में रुचि लेते हैं, सृजनात्मकता के गुण होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, आर्टिस्टिक गुण होते हैं, कला बनाना, ठीक है, संगीत गायन, इन सब में रुचि होती है, और संवेगात्मक विशेषताएं। ठीक है। तो समाज के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण होता है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं ज्यादातर, और कैरेक्टर के अच्छे होते हैं, कैरेक्टर के धनी होते हैं, चरित्र के धनी होते हैं, परिस्थितियों में समायोजन कर लेते हैं, यानी कि परिस्थितियां खराब भी हो अच्छी हो, दोनों तरीके की परिस्थितियों में क्या कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं। ठीक है। संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, यानी कि इनके संवेगों में स्थिरता पाई जाती है, अस्थिरता नहीं पाई जाती, संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि संवेग जो होते हैं उनमें कंट्रोल होता है, जो इमोशंस होते हैं इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। और बौद्धिक विशेषताएं होती, स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं, तीव्र अधिगम, तेजी से सीखना पसंद करते हैं, तर्क करने की योग्यता उनमें अधिक पाई जाती है, मतलब रीजन करने की जो शक्ति होती है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा प्रतिभाशाली बालकों में अधिक होती है। ठीक है। और मानसिक गति सामान्य बालकों से अधिक होती, कार्यों में श्रेष्ठता पाई जाती है। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। इसको देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। तो पहला पॉइंट है इसमें, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा। तो इसमें जो पाठ्यक्रम होना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों के जो अनुसार होना चाहिए पाठ्यक्रम, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि उससे अगर नीचे अगर उसका होगा, उसका पाठ्यक्रम का स्तर अगर इनके मानसिक स्तर से अगर कम होगा तो फिर क्या होगा कि इनको वो पाठ्यक्रम से पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो इनके स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। तो इसमें देखिए, जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो अध्यापक होना चाहिए वो प्रशिक्षित होना चाहिए, वो अच्छी जगह से पढ़ा होना चाहिए, बढ़िया कॉलेज से पढ़ा होना चाहिए, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, IIT कानपुर, इस टाइप के कॉलेज से पढ़ा हुआ टीचर इनके लिए होना चाहिए, और जिसके पास DLED और BEd और ये UP टेट CTET ये सब क्वालिफाई होने के बाद जो होगा, तो बाद जो व्यक्ति परिपक्व आदमी जो होगा वो इन बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएगा। ठीक है। तीसरा, विशेष कक्षाओं या विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था। तो इनके लिए जो कक्षाएं होनी चाहिए वो विशेष प्रकार की होनी चाहिए, मतलब ऐसी कक्षा होनी चाहिए कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो कक्षा होनी चाहिए उसमें ज्यादातर जो छात्र हों वो इनके जैसे हों, तभी ये समायोजन ठीक से कर पाएंगे और इनको पढ़ने में क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी, फिर ये लोग रुचि ले पाएंगे। ठीक है। विशेष विद्यालयों में शिक्षा, अगर हो सके तो इनके लिए विशेष प्रकार के विद्यालय होने चाहिए, जिनमें क्या हो कि केवल प्रतिभाशाली बालकों का ही शिक्षण प्रदान किया जाए। तो ऐसे विद्यालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और छठा पॉइंट है हमारा, समय समय पर निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। तो ऐसे छात्रों को निर्देशन और परामर्श ये प्रदान करना चाहिए। मतलब होता क्या है कि हर बच्चे के अंदर संवेग पाए जाते हैं। तो संवेग क्या निर्धारण करते हैं, छात्र के व्यक्ति के सुख दुख का निर्धारण करते हैं। तो छात्र जैसे दुखी है तो टीचर का एक दायित्व बनता है कि उस छात्र को क्या करे कि मतलब उसको एक हौसला दे जिससे कि वो वापस खुश हो सके। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है। तो निर्देशन एवं परामर्श इस छात्र को शिक्षक के द्वारा मिलते रहना चाहिए। ठीक है। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए,
जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज वाले कार्यक्रम भी होने चाहिए, जैसे डांस सिंगिंग और खेल वगैरह, ये सब अगर होते हैं तो उनमें प्रतिभाशाली छात्रों को मजा आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो अब देखिए, इसको देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 या इससे कम, 100 या इससे कम, 140 या इससे अधिक, 120 या इससे कम। तो इसमें जो आपका ए और बी तो पूरी तरीके से गलत है, उनमें सही होने का कोई चांस ही नहीं है। सी और डी में अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि 120 या इससे अधिक, लेकिन यहां पर 120 या इससे कम दे रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी में तो कोई सही नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षण विधि है, तो शिक्षण विधि क्या है, गतिवर्धन है, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम। तो प्रतिभाशाली बालकों को जो हम शिक्षा देते हैं तो वो एक विशेष पाठ्यक्रम तो होता है, विशेष कक्षाएं भी होती हैं उनके लिए, और गतिवर्धन यानी कि उनको थोड़ा सा सामान्य की तुलना में थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।